जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 24 फरवरी 2025 को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी के सातों सेट का पेपर। देख सकते हैं मेरे हाथ में यहाँ पे सातों सेट का पेपर लेकर आया हूं। 801 डी कोड का पेपर, 801 डीजी कोड का पेपर और 801 डीजी, 801 एचए और यहाँ पे आप देख सकते हैं 801 डीएफ और 801 डीसी और साथ ही में 801 डीए। और ये पूरा सातों सेट का पेपर जो भी हल करके चला जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और जो भी बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो इस वीडियो को देखकर चला जाता है तो हिंदी में 70 में से 60 नंबर तो किसी तरह लाकर दिखा देगा, क्योंकि पूरा का पूरा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर एक भी प्रश्न 24 फरवरी को आपको नहीं देखने को मिलेगा। 24 फरवरी को जो 8 बजे आप लोग पेपर देने बैठेंगे तो बिल्कुल यही प्रश्न आप लोगों के सामने आप आएंगे और पूरा का पूरा ये मैराथन है। 2 घंटे की वीडियो होगी, 2 घंटे से ऊपर भी जा सकती है। जितने बच्चे स्टिल होकर इस वीडियो को देखेंगे उन बच्चों का स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। अगर जो आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी रामबाण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं लगातार 60 सेट हल कराऊंगा और आप लोगों को सातों सेट देख कर ही जाना है, क्योंकि कोई भी सेट आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 7 सेट के आपके पेपर बनते हैं। तो ये हिंदी 2025 का एक बहुत ही वायरल पेपर है। इससे हम शुरुआत करते हैं 801 डीए कोड से और बारी बारी सभी कोड को क्या करेंगे, हल कराएंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए और 500 की वॉचिंग इस वीडियो पे होनी चाहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये महामैराथन क्लास आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बोल सकते हैं महातांडव क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होता है। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है, यहाँ पे आपको अपना नाम भरना होता है। और इस वीडियो में आपको ऐसे बताऊंगा कि चुटकियों में याद हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, पहली बार हिंदी की वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो आपको 15 मिनट मिलता है वो किसने मिलता है, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। और सभी प्रश्न पत्र में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि डिस्टर्बिंग होता है। एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को सुन लीजिए क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में विभाजित है। ये जो आपका प्रश्न पत्र है वो खंड अ और खंड ब में क्या है, विभाजित है। और प्रश्न पत्र 2 खंडों अ व ब में विभाजित है और प्रश्न पत्र के खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, आप लोग को ओएमआर में भरना है और आप लोग एक कलम आती है 15 रुपए की स्पेशल ओएमआर के लिए, उसको आप लोग ले लेंगे और 24 फरवरी के दिन उसी कलम का उपयोग करेंगे। 15 रुपए की आती है, उससे आप काफी अच्छे से गोला कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग वगैरह डालने के भी काम आती है। ठीक है, तो उसको आप लोग ले लेंगे। ठीक है, ओएमआर भरना आप लोग सीख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है। बहुत सारे बच्चे गलती करके चले आते हैं तो नंबर मिलता ही नहीं है। तो ओएमआर आप लोग भरना सीख लीजिए। अब दिया है खंड अ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। 20 अंक के आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। अब दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं, यानी कि कितने अंक का क्वेश्चन है उसके सामने लिख दिया गया है कि कितने अंक का क्वेश्चन है। और खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही देने हैं। ठीक है, जो भी आपका खंड ब है उसका उत्तर एक साथ ही देना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको जब हम लाइन से करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नकल मारा है तो नंबर काट लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल लाइन से आपको डिक्टो ऐसे ही लिखते जाना है जैसे जैसे आपका प्रश्न है। हाँ, अगर जो आपको नहीं आता है तो आप उसे लास्ट में जरूर कर सकते हैं। ऐसा भी कोई बाउंडेशन नहीं है आप लोगों को कि नहीं एक ही साथ करना है, आप बारी बारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको आता हो तो आप बेहतर करेंगे कि साथ ही में क्या करेंगे, कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न मत कीजिए। ठीक है, जो आपको प्रश्न न आता हो उस पर आपको समय मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि 15 मतलब कि 3 घंटे 15 मिनट से एक भी मिनट आपको मतलब कि अधिक नहीं दिया जाएगा। जैसे ही 3 घंटा 15 मिनट पूरा होता है आपकी कॉपी आपसे छीन ली जाती है। तो आप लोग समय का सदुपयोग करेंगे। जो प्रश्न न आता हो उस पर आप लोग समय नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, वेस्ट नहीं करेंगे और जो आता है उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका खंड अ स्टार्ट होता है, यहाँ से मेन वीडियो स्टार्ट होती है आप लोगों की। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। और ये प्रश्न तो बहुत
बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो किस युग के लेखक हैं, क्या शुक्ल युग के हैं कि द्विवेदी युग के या फिर शुक्लोत्तर युग के या फिर भारतेंदु युग की। आप लोग कमेंट भी करते रहेंगे लगातार, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरे पे जाएंगे आप लोग, तो दिया कि गबन किस विधा, ठीक है, गबन की विधा है, जो गबन है वो कोई उसकी विधा क्या है, क्या वो नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है। तो गबन की विधा क्या है? उपन्यास है, क्योंकि गबन क्या है आपका? एक उपन्यास है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सी वाला ऑप्शन क्या करेंगे? टिक कर देंगे। हालांकि पेपर पे गोजा नहीं जाता है, इसीलिए मैं इस पेपर को गोज के आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि नहीं यही तो सही है, वो गलत तरीका होता है। पेपर पे आपको मार्क ही नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको बहुत मतलब कि दिक्कत होती है। जैसे आप पेपर में मार्क कर दिए तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, वहाँ पे जैसे कोई देख लिया जैसे एग्जामिनर, तो आपको बहुत डांट भी पड़ सकती है, या तो आपका पेपर भी नहीं देने दिया जा सकता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, पेपर पे टिक वगैरह नहीं करना है आप लोग को, ये पहले ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे उपन्यास क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि कंकाल के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कंकाल के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है कि कलम का सिपाही कृति है क्या धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र कुमार की, अमृत राय की? तो अमृत राय की, ठीक है। और मैं देखता हूं कितने सारे बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते हैं, कितने सारे बच्चे 2 घंटे तक बैठकर मेरे साथ लगातार इस वीडियो को देख पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए चैलेंज भी है एक, और इसके बाद आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी लेकर आया हूं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, 500 की वॉचिंग पूरी करवा दीजिए, बस केवल आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब दिया कि शुक्ल युग की समय अवधि है, जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि क्या है? क्या 1919 से लेकर 1938 तक है, या फिर 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक है, या फिर 1918 से लेकर 1950 ईस्वी तक है, या फिर 1843 से लेकर अब तक है? तो जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि क्या है? 1900 से लेकर 1938 तक। क्या है? 1900 से लेकर 1938 तक। छठा प्रश्न है कि साकेत रचना है, जो आपकी साकेत रचना है वो महादेवी वर्मा की है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है? तो जो आपकी साकेत रचना है वो आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अब दिया है कि सातवां कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, जो आपकी महादेवी वर्मा हैं क्या वो प्रगतिवाद युग की कवित्री हैं, या फिर द्विवेदी युग की हैं, या फिर छायावाद युग की हैं, या फिर प्रगतिवाद युग की हैं? तो आप लोग बताइए, छायावाद युग की सही है, ठीक है। यहाँ पे महादेवी वर्मा छायावाद युग की कवि हैं। तो जितने भी लोग छायावाद युग के हैं उनको आप लोग जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा छायावाद युग से। अब दिया है कि गंगा लहरी रचना है, जो गंगा लहरी है वो किसकी रचना है? क्या पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, या फिर मतीराम की है? तो गंगा लहरी आप लोगों की पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की, ठीक है। नवा प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है, जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा क्या है? क्या 1900 लेकर 1938 तक, या फिर 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक, या फिर 1918 से लेकर 1950 तक, या फिर 1843 से लेकर अब तक? तो इसमें आप लोग को मैं ट्रिक बताता हूं। जैसे आधुनिक काल बोल रहे हैं यानी कि मॉडर्न टाइम, जो इस समय मॉडर्न टाइम चल रहा है, यानी कि 1843 से लेकर अब तक, जो अब तक समय चल रहा है उसको आधुनिक काल कहते हैं, यानी कि 1843 से लेकर अब तक, ठीक है। ये सब आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। इसमें देखिए आप लोग ध्यान देंगे, जो जिसमें नहीं पूछा है एकदम नहीं है, ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि कौन सी है उस पर लगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रश्न को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। पूछा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, ठीक है। क्या निर्हार है, संध्या गीत है, युगांत है, दीपशिखा है? तो सांध्य गीत, ठीक है, और दीपशिखा और निहार, निर्जा, निहार, यामा, दीपशिखा, आप लोग जानते होंगे कौन सी इसमें है, लेकिन कौन सी नहीं है इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे जो आपको युगांत दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि सांध्य गीत, दीपशिखा और निहार महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके 10वें का आंसर जरूर बताएंगे। 11वां प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, क्या रति है, हास है, निर्वेद है, या फिर विस्मय है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ये तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर अनुप्रास अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला में आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि सोठा छंद में चरण होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं? तो सोठा छंद में आपके 4 चरण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, सॉरी उसमें आपके 4 चरण होते हैं, और
पहले व तीसरे चरण में आपकी 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसको आप लोग याद करेंगे, करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे है कि उपदेश शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। जो उपदेश शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो कौन सा है, उप यानी कि उप और देश, उप प्लस देश यानी कि उप उपसर्ग इसमें क्या है, मौजूद है। 15वां प्रश्न है कि प्रत्यय के भेद हैं। जो प्रत्यय हैं आपके कितने प्रकार के हैं, क्या आपके 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो आपके प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब चलिए 16वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 16वां प्रश्न आप लोगों को बोल रहा है कि हानि लाभ में समास है। तो मैंने कई बार आपको ये ट्रिक बताया, कई बार जब भी आपको ये योजक चिन्ह दी जाए, बीच में वाला चिन्ह दिख जाए, वहां पे द्वंद्व समास होता है। बिना कुछ सोचे समझे वहां पे आप लोग द्वंद्व लगा देंगे। जहां पे भी योजक चिन्ह दिख जाए बीच में, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा हानि और लाभ में। अब पूछा है कि मछली का परिवाची शब्द है, क्या द्विज है, मीन है, रसना है या फिर मूढ़ है। तो मछली का परिवाची शब्द क्या है, तो मीन है। क्या है, मीन इज द राइट ऑप्शन। अब दिया है कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल क्या कर रहा था, रो रहा था। ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य क्या है, मिश्रित हैं। जैसे कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल क्या कर रहा था, रो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे 19वां प्रश्न कि वाच्य के कितने भेद हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ गए, और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आप लोगों की रुकने वाली नहीं है जब तक कि आपके 7 सेट का पेपर हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि 24 फरवरी को हम लोगों को आग लगा देना है और पूरा का पूरा पेपर करके आना है। ठीक है, तो वाच्य के प्रयोग के आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 20वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं, क्या सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब देखिए यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट होता है, और इसको आप लोग काफी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसको भी आपको तैयार करके ही जाना है, जितना मैं आपको गद्यांश बता रहा हूं। दिया है कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनका वह अमृत तो देता रहे जो जमाने की हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारी अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे देखिए आपकी देश की, आपकी राष्ट्र की बात हो रही है, यानी कि भारत की संस्कृति के बारे में बात हो रही है, कल्चर के बारे में बात हो रही है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। अब दिया कि गद्यांश के रेखांकित अंश क्या, भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या लिखा कि आज इसी निर्मल शुद्ध शीतल जल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। यानी कि जो आज के मनुष्य हैं, जो आज के लोग हैं, वो इसी निर्मल और शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। यानी कि आज भी लोग सोचते हैं कि हम उस अमृत को पा जाएं जिसमें वो पहले से डूबे हुए हैं। ठीक है, उस तरह आपको अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है। अब यहाँ पे दिया है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से है और आज भी कायम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताए हैं कि हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखते हुए और रखेगा। क्या रखेगा, तो यहाँ पे बहती हुई नदियों में भी उसी तरह बहता रहे और इसको वह अमरत्व देता रहे। ठीक है, तो ये इसमें देखिए आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा है कि हमारी इच्छा और अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी, ठीक है, तो ये नदियों से अभिप्राय है आप लोगों का। ठीक है, जिससे हम लोग का अस्तित्व क्या है, आज भी कायम है। हमारी जो संस्कृति है, जैसे यमुना नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, इन लोगों की वजह से तो है। जैसे कि जो हिंदू धर्म है उसकी संस्कृति किससे है, उसकी संस्कृति इन्हीं नदियों की वजह से है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अथवा में करके दिया, देखिए अथवा में क्या दिया है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव, और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए, दिया है कि यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि, ठीक है, एक ही स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण
हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। देखिए उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आप लोगों को अपने शब्दों में। बोला है कि समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो भाई क्यों होते हैं? अगर देखिए यहाँ पे दिया है कि निर्बल का बलि, ठीक है, जो निर्बल व्यक्ति है वो चाहेगा कि मेरा बलवान कोई दोस्त हो, ताकि मतलब कि जब जरूरत पड़े तो मेरा साथ दे। अमीर का एक दोस्त क्या होता है? गरीब होता है। गरीब दोस्त अमीर को इसलिए बनाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उससे धन की कामना कर सके। और एक जो एक चिंताशील मनुष्य होता है वो प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। ठीक है, जो एक चिंता वाला आदमी होता है वैसे आदमी को ढूंढता है जो हंसी मजाक किया करता हो ताकि उसका दिमाग फ्रेश रहे। तो ऐसे आप लोगों को उत्तर देना है, अपने ही शब्दों में लिखना है। अगर जो कुछ भी नहीं आ रहा हो, कुछ भी नहीं आ रहा हो, तभी पर भी आपको एज इट इज इसको उतार ही देना है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और जो कुछ भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देकर जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। अब यहाँ पे है कि व्यक्ति एक दूसरे को देखकर क्यों आकर्षित होते हैं? तो व्यक्ति एक दूसरे को विपरीत गुण को देखकर आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्यों आकर्षित होते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि निर्बल को बलि का सहारा चाहिए और धीर को उत्साही का। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे दिया है कि निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कही समझाओ सौ दे, बूझती साच न हासी, को जनक कौ है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कही रस मैं अभिलाषी, पाव गए पुनि कियो अपनो, जे करगो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने पूरा पढ़ा तो आपको पूरा ही पढ़ना है और प्रश्न भी पढ़ना है। जैसे आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको सूर शब्द मिल गया। क्या मिल गया? सूर शब्द मिल गया। अब आप लोग आकलन कर लीजिए कि सूरदास जी इसको लिखे हैं। तो सूरदास जी कौन सा पाठ लिखे हैं? तो पद नामक पाठ लिखे हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इतना आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जो भी रेखांकित अंश है यहाँ पे इसकी आपको क्या करनी है? अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है। और यहाँ पे देखिए मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे मधुकर शब्द का क्या अर्थ है? देखिए हे मधुकर, मधुकर, ठीक है, मधुकर कही समझाए सौ दे। ठीक है, तो यहाँ पे मधुकर शब्द का आपको अर्थ बताना है। और मान लीजिए कि आपको दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये नहीं आ रहा है, तो देखिए अथवा में करके आप लोगों के लिए जो दिया है उसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। अगर जो एक कठिन देता है तो एक आसान देता है। जैसे यहाँ पे देखिए अथवा में करके आपका ये दे दिया कि अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका जिसका निर्मल कृति निशाकर। ठीक है, देख चुके हैं जिसका वैभव। तो ये कौन लिखे हैं? राम नरेश त्रिपाठी लिखे हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त पद्यांश का समन्वय लिखेंगे तो आप लोग नाम राम नरेश त्रिपाठी का नाम लिखेंगे और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। और लास्ट में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनका पूरा सोल्यूशन करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ से टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा। और बिल्कुल फ्री पीडीएफ, जितने भी आपको पेपर दिख रहे हैं बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए और मैं आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब दिया है कि उपयुक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसको आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका संस्कृत गद्यांश। अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतस्य भाषायाम केंद्रम अस्ति। ठीक है, अब यहाँ दिया कि यह, ठीक है, एषः नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृतम भाषायाम केंद्रम अस्ति। अब देखिए ये आपका संस्कृत मतलब कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी नामक पाठ मतलब कि वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आपको लिखना रहेगा तो आप शुद्ध तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक और रचयिता नहीं होते हैं। तो आप लोगों को लेखक और रचयिता के भी नाम भी नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर इसके लेखक और रचयिता का नाम बता दीजिए। तो लेखक और रचयिता आपके होते ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब इसका मैं हिंदी अनुवाद करके बता रहा हूँ तो एक एक लाइन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैं डायरेक्ट हिंदी बोल रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, बोला है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है और यहीं से संस्कृत और यहीं से, ठीक है, देखिए इत एव संस्कृत वागमस्य, और यहीं से, ठीक है, और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। ठीक है, सभी जगह फैला हुआ है। और मुगल, ठीक है, मुगल युवराज दारा शिकोह ने आकर
भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इन उपनिषदों को अपने मतलब कि इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। तो ये आपका पूरा पूरा हिंदी अर्थ हो गया इसका, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है अथवाम करके कि अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीलता वर्तते मानव जीवनस्य संस्कृतमो, ठीक है, ऐसा यथा समयम नवा नवा। ठीक है, तो आपको एक करना था तो आप लोग का ये आसान होता है वाराणसी वाला, तो पूरा पूरा वाराणसी वाला आप लोग करके चले आएंगे, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अथवा में दिया है कि कीनु हुत्वा प्री भवती किन्नु हितवा न सोचती। ठीक है, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं किस पार्ट से लिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका संदर्भ कैसे आपको लिखना है। तो आप लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। किसे लिया गया है? जीवन सूत्राणी नामक पाठ से। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत नामक जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी में बता देता हूं, जैसे कि यहाँ पे पूछते हैं यक्ष क्या करते हैं, यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। देखिए यहाँ पे की नु हित्वा प्रिय भवती, मनु क्या त्याग कर जो मनुष्य होता है वो प्रिय हो जाता है। और इसके बाद से कह रहे हैं कि क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, जो मनुष्य है कि सोचती न सोचती, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। ठीक है, अब बोला है कि क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, और क्या त्याग कर जो मनुष्य होता है धनवान हो जाता है। ठीक है, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। इतना आपको करना है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद कर लेंगे, इसको डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए अपने खंड काव्य के आधार पर, पठित खंड काव्य के आधार पर किसी का चरित्र लिखिए या फिर डायरेक्ट आप लोगों को पूरा सर्ग लिखना है। तो आप लोग के जिले में जो भी लगता हो, जैसे मुक्ति दूत लगे तो मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर लगे तो ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट तो मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा तो अग्र पूजा, या फिर जो भी इसमें से आपको लगे वो आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, क्योंकि ये सब बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, क्योंकि आप तो फिक्स होता है आपके जिले में, और मुझे नहीं पता कि किसके जिले में कौन सा लगता है। और लाइन वाइज मैंने अपने चैप्टर में पहले का पढ़ा दिया है अगर पूजा को, तो आप लोग जाकर देख लेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए, ठीक है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर जयशंकर प्रसाद का, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, किसी एक का आप लोग जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए कवियों का है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नामोल्लेख कीजिए। जैसे महाकवि सूरदास हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, बिहारी जी हो गए, किसी एक का आपको लिखना है। अब दिया कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि आपको 3 श्लोक याद करने हैं, 2 आपके मतलब कि पेपर में मिल जाएंगे, एक आपको मतलब कि वैसे मिल जाएगा जो आपको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो 3 श्लोक आप लोग तैयार कर लेंगे। काफी तमाम छोटे छोटे श्लोक है, 2-2 लाइन के इंपोर्टेंट श्लोक मैंने बता दिए हैं, तो आप लोग जाकर याद कर लेंगे। अब दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। जैसे ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है, भारतीय संस्कृतम मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो अभी आपने पढ़ा कि वाराणसी मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ मरना मंगल है, तो वाराणसी में मरना मंगल है, यानी वाराणसी मरणम मंगलम भवति। अब यहाँ पे दिया चंद्रशेखर को आसित, तो चंद्रशेखर एक वीर आसित, चंद्रशेखर क्या थे, एक वीर थे चंद्रशेखर। ठीक है, अब दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए चाहे आतंकवाद कारण एवं निवारण पे लिखिए या फिर वृक्षारोपण पे लिखिए, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 3-4 ऑप्शन और मिल जाएंगे, जैसे मेरा प्रिय कवि, या फिर नारी सशक्तिकरण, या फिर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रश्न पत्र लिखिए, अथवा शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य अधिकारी को एक क्या लिखिए, पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका एक सेट पेपर खत्म हो गया। और अभी वीडियो आपको छोड़ के नहीं जाना है, पूरा का पूरा 7 सेट का क्रक्स लेकर आया हूँ, 7 सेट कराऊंगा। ये पहला सेट था, और इसकी अपेक्षा आप जितने भी सेट आएंगे जल्दी जल्दी कराऊंगा। इसमें मैंने इसलिए टाइम कंज्यूम किया ताकि आपको आधी चीजें समझानी थी कि कैसे लिखना है, कैसे भरना है, क्या करना है। अब आपका जो पेपर है मतलब वीडियो है जो आपकी रफ्तार पकड़ेगी, तो यहाँ से वीडियो आप लोगों को काफी अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे देखिए आ गया आपका डीसी सेट का, आपका डीए कोड का हो गया, तो आप लोग याद रखेंगे डीए कोड आप लोग का फाइनल हो गया। अब यहाँ पे आपका आ गया डीसी कोड का। अब यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का पेपर है 2025 के लिए, और ये दूसरा पेपर है, तो यहाँ से भी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी दूसरा सेट ही चल रहा है। जो भी देखना चाहता है आगे आके जल्दी जल्दी जुड़ जाए। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा सेट को हल करना। डायरेक्ट ये सब आप मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि खंड अ
बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, बोला क्या है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। जो शुक्ल युग है वो किसके नाम पर पढ़ा। और अगले सेट में देखिए क्या पूछा था, देखिए कितनी चालाकी से एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। पहले सेट में पूछा था कि आचार्य मतलब कि शुक्ल युग के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अब पूछा है कि शुक्ल युग किसके नाम पे बना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही बना है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, क्या जैनेन्द्र कुमार है, यशपाल है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक आपके प्रेमचंद जी हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कौन है जो शुक्ल युग के हैं जो नाटककार नहीं है। जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है इसमें, तो इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। अब पूछा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। क्या हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या फिर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन आपके कौन है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ठीक है, ये आत्मकथा विधा की रचना, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। अब पांचवा दिया है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध साहित्यकार है। क्या जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संस्कृत्यायन, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है, तो राहुल संस्कृत्यायन है, राहुल संस्कृत्यायन। अब यहाँ पे दिया है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं, क्या देव हैं, धनानंद हैं, भूषण हैं, या फिर बिहारी हैं। तो भूषण जी क्या हैं, वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, वो भी रीतिकाल के। यहाँ पे सातवां है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। क्या बिहारी हैं, केशव दास हैं, या फिर भूषण हैं, या फिर मतीराम हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार आपके केशव दास हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दिया कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जो प्रिय प्रवास है क्या जयशंकर प्रसाद की रचना है, या फिर श्रीधर पाठक की रचना है, या फिर सियाराम शरण गुप्त की है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद इज द राइट ऑप्शन, यानी कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। ठीक है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के लेखक आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। हास्य रस का स्थायी भाव नहीं है, हास्य रस का स्थायी भाव है तो हास है। आप लोग पता होगा कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। अब बोला कि मनहु, मानव, जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। और ये मैंने कई बार बता दिया है आप लोगों को कि जहां पे भी जनु जानो, मनु मानो आए वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल राइट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर बोला है कि लिख कर लोहती लेख डूब गया, दिन मणि अहा, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। क्या रोला छंद है, दोहा छंद है, बैरव छंद है, या फिर सोठा छंद है। तो सोठा छंद है, आप लोग मात्राएं गिन लेंगे, आप लोग पता चल जाएगा इसमें कौन सा छंद है, तो सोठा छंद है। ठीक है, अब बोला है यहाँ पे कि उपसर्ग में उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्या उपदेश, तो उपदेश तो भाई बना है उप से। ठीक है, ऊपर तो देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ है और ऊपर है, तो ये नहीं बना, यानी कि उप जो यहाँ पे लिखा गया है वो उपसर्ग से नहीं बना है, यानी कि उप क्या होगा आपका, बिल्कुल ऊपर राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी वाला। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ हम। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यमुना का परिवाची शब्द है। क्या मंदाकिनी, या फिर सरिता, या फिर कालिंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कालिंदी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है। जो त्रिवेणी है क्या द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव है। तो द्विगु समास है, त्रिवेणी में आपका द्विगु समास है। बोला है कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। क्या प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमाद है। तो प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या है, प्रमोद है, प्रमोद, यानी कि आपका बिल्कुल सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब दिया है कि मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। मेरे पास क्या है, गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। इसमें मिश्रित वाक्य है, क्योंकि मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है, दो वाक्यों का मिश्रण है, यानी कि मिश्रित वाक्य है।
अब बोला है 19 नंबर प्रश्न कि महिलाएं कल गीत गाएंगी। इसमें क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कर्तृवाच्य होगा। क्या होगा, कर्तृवाच्य। ठीक है। अब बोला है कि किस चीज की विशेषता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या सर्वनाम या फिर क्रिया या फिर विशेषण का या फिर अव्यय का। तो किसी चीज की विशेषता को व्यक्त करता है कौन, विशेषण। जैसे वह आदमी काला है, वो क्या है, काला, उसकी विशेषता है। वह आदमी गोरा है, वह आदमी लंबा है, वह आदमी छोटा है। ठीक है, तो उसकी विशेषता हो गई। ठीक है। अब यहाँ बढ़ेंगे खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ हम। यहाँ से आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फिर से आपका बहुत भयंकर सामना होने वाला है गद्य और पद के क्वेश्चन से। और यहाँ मैं आप लोगों का साथ यहीं तक दे सकता हूँ कि आपको यहाँ बता सकता हूँ। पेपर में मैं आपको बता दूँ कि कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी आता हो न आता हो, लेकिन लिख के आना है। अब क्या लिख के आना है आप जानिए। अगर नहीं समझ में आता तो बिल्कुल इसको ही छाप दीजिए, लेकिन पूरा पूरा लिख कर आइएगा। अब यहाँ पे दिया है कि विश्वास पात्र मित्र बड़ी रक्षा रहती है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। और ऐसे मित्र मिल जाएं तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। आप लोग रिलेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से, कि जो विश्वास पात्र मित्र होता है उससे बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी सच्चा मित्र होता है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, कोई भी सच्चा मित्र होता है जब आप संकट में होते हैं तो वही आपको उत्साह देता है। और जो आप गलत भी करते हैं तो उस समय आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं देंगे, कोई भी नहीं साथ देता है। लेकिन उसमें जो समय आपका जो मित्र होता है वो कहता है कि नहीं, तुम क्या हो, सही हो। ये पार्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग सही करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पे दिया गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी रेखांकित अंश है उसको अपनी शब्दों में व्याख्या करनी है। देखिए क्या लिखा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। अब इसे बताइए, इससे सुंदर लाइन है, इसको आपको व्याख्या करनी है। इसको आपको बिल्कुल एज इट इज क्या करना है, इसको अपने शब्दों में बनाकर लिख देना है। अब यहाँ पे दिया है कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। ठीक है, जो लेखक है उसने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। ठीक है, तो विश्वास पात्र मित्र की तुलना उसने एक औषधि से की है लेखक ने, कि वो एक औषधि के समान है। क्योंकि औषधि भी आपको संकट में, मतलब कि आपके जब आप रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, तो औषधि भी आपको उस रोग से बाहर निकालती है। उसी प्रकार ठीक एक जो मित्र होता है, जब आप अवनति के गड्ढे में गिरे होते हैं या फिर जब आप क्या करते हैं, परेशान रहते हैं, तो उस परेशानी से आपको, उस परेशानी से कौन निकालता है, तो आपका एक सच्चा मित्र और आपका एक अच्छा मित्र। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, इसका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र ने हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रसिद्ध और संप्रदाय और हमारे विभिन्न भाग, वर्ग और जातियां आपस में बधी हुई है। ये भी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके भी लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। अभी आप देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पे देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जितना भी रेखांकित अंश है उसको अपने शब्दों में व्याख्या करके लिखना है। अब यहाँ पे दिया कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। जो जनसाधारण है उनका हृदय किन बातों से आंदोलित हो गया और क्यों, मतलब और हो उठा और क्यों क्यों होगा। देखिए कि यहाँ पे दिया कि अहिंसा, सेवा और त्याग की बातें जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल एज इट इज आंसर भी मिल गया। अब यहाँ पे जैसे आप प्रश्न नंबर उत्तर संख्या 2 पे पहुंचेंगे तो दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे यहाँ पे दिया है कि उद्धव मन न भये 10-20। राधा जी कहती हैं कि हे उद्धव, मन 10 और 20 नहीं होते, एक हो तो सो गयो श्याम के संग। मन 10 और 20 नहीं होते हैं, मन एक ही होता है, और वो भी मेरा मन किसके साथ चला गया है, तो श्याम के साथ चला गया है। को अवराधे ईश, और कौन ईश है जिसकी मैं आराधना करूं। ठीक है, इंद्र शिथिल भई केशव बिन, जो नहीं बिने शीत। जो मेरी इंद्रियां हैं वो क्या हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। भई केशव बिन, यानी कि श्री कृष्ण के बिना, ज्यों देहि बिनि सूस, माने जिस प्रकार जो देह होती है बिना शेष की, बिना शीश की, यानी बिना सर की, बिना धड़ की, जो आपकी बिना सिर की जो आपकी देह होती है, उसी प्रकार जी राधा जी की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं केशव के बिना। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला है कि
उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है? तो यहाँ पे आप देखिए सूरदास जी लिखे हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सूर लिखा गया है, सूर। तो आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, सॉरी संस्कृत नहीं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। रचयिता आप लोग लिखेंगे, लेखक नहीं लिखेंगे, रचयिता लिखेंगे। ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अपने शब्दों में रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। अब बोला है कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन जहीं ज्यों दहीं बिनुशीस। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बोला है कि इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों दहीं बिनुशीस। जब यहाँ पे ज्यों आ जाए, ज्यों त्यों आ जाए, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे आप लोग का उत्प्रेक्षा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अथवा है कि विषुवत रेखा का वासी। तो आप लोग कर लेंगे, मैं एक ही केवल बताऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम में केवल एक ही आपको करना रहेगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिसको करना है वो आपका हल कर लेगा। ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे आपका संस्कृत नामक पाठ से। अब मैं बता रहा था आपको कि आपको वाराणसी जरूर तैयार कर लेना है। कोई भी सेट उठाइए, कोई भी सेट, वाराणसी बिना वो सेट क्या है? अधूरा है। तो आपको इसको तैयार करके चले जाना है। जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम विमल सलित तरंग्या गंग्या कूले स्थिता, अस्या घटनाम वल्याकृति पंक्ति, धवल्याम चंद्रिका बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदरेभ्य देशे नित्र अत्र आनयंती, अस्या घटनाम शोभा विलुकम इमा बहु प्रशंसी। ठीक है। इसका आपको संस्कृत में संदर्भ लिखना है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत नामक वाराणसी पाठ से ली गई है। अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से ली गई है। और इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत ही सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलित तरंग्या गंगा कूले स्थिता, यह विमल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। क्या है? यह विमल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घटनाम वलयाकृति पंक्ति धवल्याम चंद्रिकाया बह राजते, जो इसके घाटों की जो वलय कृति है, जो इसके वलय रूपी घाट हैं, जो सर्पों की वलय के समान, जो वलय आप लोग समझते हैं जो घुमावदार वलय होते हैं, उसके समान जो इसके घाट हैं, जो उसकी चांदनी रात में क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं, यानी कि सुंदर दिखते हैं। ठीक है। उसकी व्याख्या किया गया है। अब बोला है कि अगणिता पर्यटका सुदरेभ्य देश से, यानी अगणिता मैंने बहुत सारे, पर्यटक मैंने पर्यटक, सुदरेभ्य देश मैंने दूर देश से यहाँ हम रोज आते हैं। मैंने बहुत सारे पर्यटक यहाँ रोज दूर देश से आते हैं और इसकी घाटों को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अथवा करके दिया कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम। ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरा आपका दिया है और ये दिया है। मैंने एक आपको बता दिया, एक आप लोग करके लिख लेंगे। आपके मानव जीवन से लिया गया है, मानव जीवनस्य से, और ये आपका वाराणसी से लिया गया है। मैंने दोनों का पद, दोनों का संदर्भ बता दिया और आप इसके आगे आप लोग कर लेंगे इसका, क्योंकि एक एक बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा सेट बताना है तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप लोग देख कर भी चले जाते हैं तो आप लोग का पूरा काम हो जाने वाला है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः। ठीक है। अमुक स्फुटवा च यो जानती स पंडितः। ठीक है। अब यहाँ पे दिया कि अथवा करके मानव हित्वा प्रियम भवती क्रोध हित्वा न सोचती। अभी मैंने आपको बताया है बिल्कुल यही, तो आप लोग इसी को कर देंगे। ठीक है। अब इसका उत्तर दिया है, इसमें जो अगले सेट में था इसको प्रश्न में पूछा था, लेकिन अब इसको उत्तर टाइप में दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका अर्थ। जैसे बोलते हैं युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिर के मतलब कि युधिष्ठिर कहता है कि अभिमान त्याग कर मनुष्य, ठीक है, जो व्यक्ति होता है अभिमान त्याग कर क्या हो सकता है? तो मनुष्य अभिमान त्याग कर प्रिय हो जाता है, और क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। जो क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, और कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है, और लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। तो ये आपका इतना था इसका हिंदी, आप लोग इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे दिया कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर फिर वही घिसी पिटी कहानी आप लोग की जो है आप लोग के, तो आप लोग कोई भी जो भी आपके जिले में लगता है वो आप तैयार कर लेंगे। ये तो मेरे हाथ में नहीं है, आप लोग को जो लगता है उसको याद ही करना पड़ेगा। या तो आप एक चित्रण याद कर लीजिए या फिर सर्गों को याद कर लीजिए। अब यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है। तो किसका करेंगे आप लोग? जिसका भी आप लोग को अच्छा लगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। फिर इसी तरह कवियों का महाकवि सूरदास का, बिहारी लाल का, महादेव वर्मा का, श्याम नारायण पांडे का। अब इसके आगे मैं आपको लोग दिखा देता हूँ इसमें कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 श्लोक आप लोग को तैयार कर लेना है, 2 आपके रहेगा पेपर में और 1 आप लोगों को लिख देना रहेगा जो पेपर में आपके न रहे। यहाँ पे दिया है कुत्र मरणम मंगलम भवती, तो मरना कहाँ मंगल है? तो वाराणसी मरणम मंगलम भवती। पुराजा केन स युद्धम अक्रोध। ठीक है।
और ज्ञान को तो संभवती ज्ञान कहाँ संभव है, अस्माकम संस्कृते क नियम, हमारे संस्कृत के कितने नियम है इसको आपको बताना है। तो किसी दो का ही उत्तर देना है, तो दो आप लोग उत्तर दे देंगे, आसानी से आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए निबंध है विज्ञान अभिशाप वरदान पे, बेरोजगारी की समस्या पे, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, और अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक सेट में बार बार वही प्रश्न लड़ रहे हैं, क्योंकि जो सेट जो बनाते हैं वो लोग क्या होते हैं, मतलब कि एक ही प्रश्न को बार बार घुमा घुमा कर पूछते हैं। तो मैंने अभी आपको 2 सेट ही कराया है और आपने देखा कितने सारे प्रश्न आपके मैच कर रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको तीसरा सेट दिखाऊंगा आपको। अभी मैं इसको हटाता हूँ, आपका 801 डीसी भी हो गया और डीए भी हो गया। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको 801 डीएफ कोड का। ठीक है, 801 डीएफ कोड का ये तीसरा सेट है। तो इसको ये लोग आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से और वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि महा मैराथन है तो कम से कम 2-2.5 घंटे तो वीडियो चलेगी। और यहाँ से जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ दम है, वो यहाँ पे रुक कर पूरी वीडियो को देख सकते हैं और मैं उनका कमेंट बाद में जरूर रीड करूंगा। ठीक है, 801 डीएफ कोड। और आप लोग कमेंट कीजिए कि सर मैं अभी तक रुका हुआ हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे है आपका 801 डीएफ कोड का, तो मैं ये सब नहीं बताऊंगा आप लोगों को। अब डायरेक्ट यहाँ से खंड अब इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों का देखिए, हंस पत्रिका के संपादक थे। जो हंस पत्रिका है उस पर उसके संपादक कौन थे, तो प्रेमचंद जी हैं, ये आपको पता है, पहले सेट में था। फिर शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं तो इलाचंद्र जोशी। कौन है, इलाचंद्र जोशी हैं आप लोग के। अब यहाँ पे आपको तीसरा प्रश्न पूछा है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आपका आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी भी रचना है, तो आत्मकथा विधा की। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं तो राजेंद्र यादव। फिर ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं तो जयशंकर प्रसाद। और रीति काल की रचना है किसकी है, तो रामचंद्रिका की। और 7वां की तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943 ईस्वी को। और लोकायतन के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अब आप लोग डायरेक्ट आंसर देखते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं तो अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है, रीति काल किस समयावधि में माना जाता है, तो 1643 से लेकर 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक। ठीक है, अब इसके आगे है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जहां उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वह अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार वहां पे होता है, क्योंकि उपमेय से क्या कर रहा है, उपमान के गुणधर्म आदि की समानता प्रकट कर रहा है। ठीक है, जहां पे समानता प्रकट करे वहां पे उपमा अलंकार, और जहां पे तुलना करे वहां पे, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे उपमा ही होगा आप लोगों का। उपमा आपका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब तेरा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जो रोला छंद होता है तो उसमें आपकी 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में रोला छंद के। फिर दिया कि अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुग्रह शब्द में आपका अन है कि अ है कि अनु है कि अग्रीय है, तो अनु। अनुग्रह शब्द में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है कि कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं। जो आपका कमल है, जलज है, वो आदि क्या कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, या फिर पर्यायवाची कहलाते हैं, या फिर प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपके पर्यायवाची शब्द हैं सब। पंचवटी में कौन सा समास है, तो मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। जब भी पंचवटी और त्रिपुरारी और भी त्रिवेणी और जितना भी मतलब कि आपका जिसमें भी आपका 1 2 3 4 शब्द मतलब आए, अंक आए, उसमें आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, चौराहा, ठीक, पंचानंद। अब देखिए सूरज है, सूरज का तत्सम रूप क्या है, तो सूर्य है। सूरज का तत्सम रूप सूर्य है। 18वां प्रश्न है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है, तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। इस सरल वाक्य में चेंज कर दिया मैंने, परिश्रमी व्यक्ति जो होता है अवश्य ही सफल होता है। अब यहाँ पे है कि आओ अब चलते हैं, वाक्य का वाच्य भाववाच्य रूप होगा, तो आओ अब चलते हैं, इसमें आओ अब चला जाए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आओ अब चलते हैं, तो इसका भाववाच्य आओ अब चला जाए। 20वां है कि वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब का है। यहाँ पे बोला है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणी है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र ने हमारे नगर और ग्राम को, हमारे प्रदेश को, ठीक है, वही बात आ गया फिर आपका भारतीय संस्कृति से। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या अपने शब्दों में कर देंगे। और यहाँ पे बापू ने क्रांतिकारियों के लिए किसका सहारा लिया, तो बापू ने क्रांतिकारियों के लिए नैतिक चेतना का सहारा लिया। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं
ने नैतिक चेतना को सूत्र ने हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमें विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बधी हुई हैं। किसके कारण? तो नैतिक चेतना के कारण। देखिए यहाँ पे लिखा कि इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। किसका लिया था? तो नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अथवा करके दिया कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दया के पात्र नहीं तुम, परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तो आपका ममता नामक पाठ से लिया गया है, आपको पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ममता जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए, भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और सूरदास का पद तो आपको याद ही होना चाहिए, सूरदास जी पद लिखे हैं, पद, ठीक है। अब यहाँ पे दिया कि छल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूं तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूं वाक्य में किसने कहा और क्यों कहा? तो किसने कहा आप लोग बताएंगे, तो तैमूर का वंशधर कौन था, किसने कहा और किससे कहा और क्यों कहा, आप लोग इसको बताना है कि क्यों कहा। अब यहाँ पे दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है, तो अथवाम करके दिया, इसको देखिए। जैसे किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरखी हरू आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठकी सजती। अब यहाँ पूरा जैसे आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो फिर आपको की पॉइंट मिल गया। यहाँ पे देखिए सूर, तो आप समझ जाइए सूरदास ने लिखा है। क्या लिखा है? तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो पद में किया है। तो आप लिखेंगे कि संस्कृत मतलब कि आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। आपका इस संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो दिया कि मणिमय कनक नंद के आंगन, ठीक है। मणियों से युक्त, मणिमय और कनक, मणियों और सोनों से युक्त जो नंद का आंगन है, उसमें बिंब पकड़वे धावत, जो श्री कृष्ण जी हैं अपने ही बिंब को, अपने ही परछाई को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को, यानी जो भगवान है, जो श्री कृष्ण भगवान है, वो कभी अपनी ही छाह को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, निरख रहे हैं। कर सौ पकड़ना चाह और अपने हाथों से पकड़ना चाह रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अपने शीशे में अपने इमेज को देखता है, तो क्या करता है? उसको पकड़ना चाहता है। जैसे एक चिड़िया होती है, शीशे में अपना मुंह देखती है, तो उसको थोड़ मारती है, यानी कि उसको पकड़ना चाहती है। तो उसी प्रकार दिया है, इसका आप लोग हिंदी अनुवाद कर देंगे। अब दिया कि इस उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है, तो आपके वो कवि ने वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पढ़िए, इसको नहीं समझ में आ रहा, देखिए वाराणसी से आपका मिल गया। मैं बोल रहा हूँ कि एक चैप्टर बस तैयार कर लीजिए, बस एक चैप्टर वाराणसी वाराणसी वाराणसी। और कहिए तो मैं अभी अभी इसी वीडियो में तैयार करा दूंगा आपका, लास्ट में जाते जाते, ठीक है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंग्या गंगा कुले स्थिता, यह विमल सलिल तरंगों यानी यह विमल जल तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। इसकी जो घाटों की वलय आकृति है, वो चांदनी रात में बहुत सुशोभित होती है, और बहुत सारे पर्यटक दूर देश से यहाँ पे रोज आते हैं और इसकी घाटों को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है अथवाम करके, तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिर दिया कि अथवा में माता गुरुतरा भूमि खात पितोचरास्था, ठीक है। माता क्या है? भूमि से भारी है, पिता का स्थान जो है वो आकाश से ऊंचा है, आकाश से भी ऊंचा है, और मन वायु से भी क्या है? शीघ्र है, और चिंता क्या है? तिनके से भी तेज है, ठीक है। इतना आप लोग लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो अपने पठित खंड काव्य से वही घिसी पिटी कहानी अपने पठित खंड काव्य से जो भी आपके जिले में लगता है उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया है प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गए, भगवत शरण उपाध्याय हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, किसी एक का भी जीवन परिचय आप लोग को बताना है इसमें, ठीक है। अथवा हम करके मतलब कि सॉरी, इसमें दिया है कवियों में से किसी एक कवि का लिखिए, जैसे तुलसीदास का लिखिए, या फिर बिहारी लाल का लिखिए, या फिर मैथिली शरण गुप्त का लिखिए। किसी एक का भी जीवन परिचय लिखिए, उनकी रचनाओं को लिखिए। 5 नंबर आपका इसमें मिलेगा, 5 नंबर आपका इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग किसी एक एक का तैयार कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। 7वां दिया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। फिर वही बात, आपको 3 याद करना है, 2 आपके पेपर में मिलेगा, 1 आपको लिखना रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर
संस्कृत में दीजिए। कोई भी 2 प्रश्न उठाइए, जैसे अलक्षेंद्र कौशिक चंद्रशेखर स्वामनाम किम अकथयत सुखानाम उत्तमम किम स्यात् भारतीय संस्कृति का संगम स्थली और कुत्र मरणम मंगलम भवति। किसी 2 का ही उत्तर देना है, जो भी आपको आसान लगे। जैसे अलक्षेंद्र कौशिक ये आसान है, कुत्र मरणम मंगलम स्थली, जैसे वाराणसी मरणम मंगल है तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। तो जो भी आपको 2 याद हो उसको आप लोग कर लेंगे। फिर 9वें नंबर पे आपको निबंध मिलेगा, जैसे जीवन में विज्ञान का महत्व है, विद्यार्थी और अनुशासन, वनों से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, और फिर दिया कि अवकाश हेतु अपने प्राचार्य को एक पत्र लिखिए और शहर की सफाई हेतु पत्र लिखिए। कोई एक लिखना है, तो पत्र नया सिलेबस में ऐड हुआ है तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा सेट। तीसरा सेट में देखिए आप लोग कौन सा था, 801 डीएफ कोड का था, और इस तीसरे सेट को भी मैंने सक्सेसफुली करा दिया। अब हम लाने जा रहे हैं चौथा सेट। तो यहाँ से भी जिस बच्चे का छूटा है उस बच्चे को शेयर कर दीजिए और शेयर करके बोलिए कि आए महामैराथन में और इस क्लास को देखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। मैं गारंटी देता हूं कि यहीं से इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। आप लोगों के 24 फरवरी को जब आप 8:45 को पेपर में बैठेंगे तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे फिर बाद में आकर कि सर जो आपने बताया था बिल्कुल सेम वही आया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर 801 एचए कोड का, और ये पेपर भी काफी इंपॉर्टेंट है एचए कोड का, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। और ये सब फालतू चीजें हटाइए, जितना भी आपका दिया है ये सबको हटाइए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं खंड अ से, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। अब देखिए जब भी नहीं आ जाए तो उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन होता है। तो शुक्ल युग के जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न आप लोग का बोल रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं पूस की रात कहानी के लेखक। फिर बोला है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। जो सिंदूर की होली है उसके नाटककार कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, राम कुमार वर्मा है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर हरि कृष्ण प्रेमी हैं? तो लक्ष्मी नारायण आपके मिश्र क्या है, बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर दिया कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। क्या डॉक्टर राजेंद्र हैं, प्रभाकर माचवे या फिर रामवृक्ष मैनीपुरी या फिर राहुल संस्कृत्यायन? तो राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। जो माटी है वो क्या हो गई है? तो सोना हो गई है। इसके लेखक कौन है? क्या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, रामवृक्ष वेनीपुरी हैं? तो माटी हो गई सोना के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। फिर दिया है कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? क्या विश्वनाथ प्रसाद ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज गियर्सन ने, या फिर बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो मैंने आपको कई बार ट्रिक बताया है, जिसके पीछे विलास लगा हो वो देव का है, और जिसके पीछे विलास न लगा हो देव का नहीं है। भाव विलास देव की है, रस विलास देव की है, भवानी विलास देव की है, लेकिन कवि प्रिया देव की नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन देव की नहीं है, तो आपकी कवि प्रिया देव की नहीं है। आठवां प्रश्न है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। क्या राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या फिर काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, या फिर ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का विरोध प्रवृत्ति नहीं है। किसकी प्रवृत्ति नहीं है? तो भारतेंदु युग की। अब यहाँ बोला है कि 1943 ईस्वी में तारसप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा ने, अज्ञेय ने, प्रभाकर माचवे ने, गिरजा कुमार माथुर ने? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय ने तारसप्तक का संपादन किया, और 3 तारसप्तक इन्होंने संपादित किए। और देखिए जितना भी आपको, जब भी आपको डेट याद रखना है, तो जब इस 43 में 8 जोड़ेंगे तो दूसरा तारसप्तक निकल जाएगा, और दूसरे वाले में 8 जोड़ेंगे तो तीसरा तारसप्तक का डेट निकल जाएगा। और तीनों के कौन है, मतलब कि प्रतिपादित किए हैं? तो अज्ञेय जी तीनों को प्रतिपादित किए हैं, और तीनों का आप लोग को डेट याद हो जाएगा। 43 में 8 जोड़ेंगे 51, 51 में 8 जोड़ेंगे 8 9 59। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, रामनाथ त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की? तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अब दिया कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, और तरबूजे सी खोपड़ी, और खरबूजे से गाल, उपयुक्त में कौन सा रस है? तो उपयुक्त में हास्य रस है। आप लोगों को पता चल रहा है कि जैसे तुलना करें कि हाथी जैसी देह है, मतलब कि कौन सा है रस? तो हास्य रस है, क्योंकि हाथी जैसी देह बता रहा है और गैंडे जैसी भी खाल बता रहा है, और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल, यानी कि
कि मजा ले रहा है किसी व्यक्ति का कोई, तो हास्य रस हो जाएगा यहाँ पे। अब दिया कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है और श्लेष है। तो जहाँ पे जनु जानो, मनु मानो, जैसे यहाँ पे देखिए मानो आ गया, मानो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, वैसे ही टिक कर दीजिए सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे तो जो सुमिरति सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, इसमें आपका कौन सा होगा? दोहा होगा। कौन सा होगा? दोहा। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, इसमें कौन सा होगा? दोहा है। आप मात्राएं गिन लीजिए, आपको दोहा निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अब दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुकरण में भी हुआ है, अनुशासन में भी हुआ है, अनुवाद में भी हुआ है। लेकिन जो अनुत्तरी है, जब इसका अनुत्तरीण का आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो अनह प्लस उत्तरीण हो जाएगा, अनह प्लस उत्तीर्ण हो जाएगा। इसीलिए इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है अनुत्तीर्ण में। आपका सी वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे दिया है कि नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि है। बादल शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है तो जलज है, क्योंकि देखिए नीरज भी बादल का है, अम्बुद भी बादल का है, जलज भी बादल का है। लेकिन जो जलज है यानी जो जल में अज होता है, यानी कि जल में जो क्या होता है? जन्म लेता है, तो कमल हो जाएगा ये। ठीक है, कमल का प्रवाची है, न कि बादल का। फिर दिया कि युष्मत तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है, तो क्या है? त्वया। त्वया इज द राइट ऑप्शन। आदि आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, अब दिया कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त पद अचानक पद का व्यवहारिक परिचय क्या है? तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है आप लोगों का? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए। और एक बार बस वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया हम लोगों को पेपर को सॉल्व करते हुए। तो ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं खंड ब का। यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। किसी युवा की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अच्छा होगी जो देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये भाई देखिए, यहाँ पे मैंने अभी अर्थ का अनर्थ कर देता, उल्टा पढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको गद्यांश का अर्थ मतलब संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से ली गई है, जिसके लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो आपको रट ही लेना है भाई। देखिए, मुझे पेपर हल कराते कराते मुझे रट गया है। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो अपने शब्दों में लिखना है कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यानी कि बुरे व्यक्ति का जो साथ होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है उसका साथ क्या होता है? सबसे खतरनाक होता है, सबसे भयानक होता है, सबसे भयंकर होता है। अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के लिखिए। फिर बोला कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो कुसंग की तुलना पैरों में बधी हुई चक्की के समान होती है, जो दिन प्रतिदिन आपको अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, यानी कि उन्नति आपका नहीं होगा, अवनति के गड्ढे में आप गिरते जाएंगे। अथवा करके दिया है कि ईर्ष्या की बेटी का बड़ा नाम निंदा है, बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो इसमें है आप लोग का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है, अब यहाँ पे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे को निंदा क्यों करता है, इसको आपको बताना है। इसलिए करता है ताकि अगर जो वो दूसरों की निंदा करेगा तो जिस स्थान पे है उनका स्थान क्या हो जाएगा? उनका लेवल नीचे हो जाएगा और उनका स्थान रिक्त हो जाएगा और मैं उनके स्थान पे चला जाऊंगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे। वह दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोगों का अथवा जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास ही मैं बैठा दिया जाऊंगा। इसी लालच में वो क्या करता है? ऐसा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर वही आ गया, उधो तुमने हम जानत नहीं, ये मैंने बता दिया कई बार का, तो इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सूरदास लिखे हैं। पद नामक पाठ है, इसका अनुवाद भी मैंने कई बार बोला है। ठीक है, तो इसको आप लोग को वैसे ही पता है कि उधो मोहि प्रविशत उधव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हो कहो नहीं पठे हो। ठीक है, तो ऐसे पूरा कर लेना है आप लोग को। इसका संदर्भ लिखना है, इसकी व्याख्या करनी है। अब इसका जो एक प्रश्न दिया है उसको भी आप लोग करना है कि से तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। जो इसमें एक जो ये वाक्य दिया है इसका आपको तात्पर्य स्पष्ट करना है। जैसे कि ब्रज नारिनी सौ
जोग कहत हो बात कहत न लजाने से तात्पर्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा करके दिया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों की सिर पर चढ़ूं भाग्य को उठलाऊं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है और इसको लिखे हैं माखन लाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखन लाल चतुर्वेदी, इसको आप लोग याद ही कर लेंगे। जैसे पुष्प की अभिलाषा क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बहुत ही सुंदर रचना है। जैसे चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, पुष्प कह रही है कि मुझे यह चाह नहीं है कि मैं सुरबाला यानी कि जो कोई स्त्री, सुंदर स्त्री हो, जो मॉडल हो, मैं उसके ही मतलब कि गर्दन में जाऊं। जैसे मॉडल लोग भी आप देखते हैं कि गजरा लगाते हैं, फूल लगाते हैं, तो पुष्प की अभिलाषा यह नहीं है कि मैं उसके गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प की क्या अभिलाषा है, चाह नहीं मैं प्रेम माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं किसी प्रेमी प्रेमिका के में जैसे शादी होता है तो लोग माला पहनाते हैं ना, तो चाह नहीं मैं किसी प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, यानी कि माला पहन के किसी को इतराऊं, देखूं और क्या करूं, ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे यह भी चाह नहीं है कि जो राजा हो मैं उसके सौ पर गिराया जाऊं, ठीक है, उसके स्वागत में गिराया जाऊं, उसके सौ पर गिराया जाऊं। उसकी चाह क्या है, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को उठलाऊं, चाह मुझे नहीं है कि मैं जो देव हैं उनके सिर पर चढ़ूं और उठलाऊं। उसकी चाह क्या है, तो मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बनमाली तू मुझे तोड़ लेना और उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यानी पुष्प की देखिए कितनी सुंदर अभिलाषा है, उतनी अभिलाषा अभी हम लोगों की और आपकी सुंदर नहीं है जितनी पुष्प की अभिलाषा है। यानी माखन लाल चतुर्वेदी की कितनी अच्छी कृति है। इसमें लिखा गया है कि वो कहती है, पुष्प क्या कहता है कि तू मुझे उस पथ पर फेंक देना, हे वनमाली तू मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर वीर अनेक क्या करने जाते हैं, अपने शीश को कटाने जाते हैं। जो हमारे डिफेंस में लोग हैं, जो हमारे सेना में लोग हैं, उनके ऊपर क्या होना चाहती है, उसी पथ पर उनके पैरों से कुचलना चाहती है। पुष्प क्या चाहती है कि मैं उनके पैरों तले हो जाऊं। किसके पैरों तले, तो जो हमारे मातृभूमि के क्या हैं, मातृभूमि के लिए शीश मतलब चढ़ाने के लिए जाते हैं लोग, जो हम लोग के सेना में लोग हैं उनके लिए। तो देखिए कितनी प्यारी रचना है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। याद क्या है तो काफी आसान है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो प्रस्तुत पद्यांश वाली पाठ्य पुस्तक हिंदी के पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित की अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैंने आपको कई बार बताया, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर पुष्प वनमाली के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट करना चाहता है, इसको भी आपको बताना है कौन सी वो इच्छा है जिसको वो प्रकट करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है कि हे वनमाली मुझे तोड़ लेना, वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक है, तो यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं, मतलब मिलते नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैसे बंद कर देंगे वीडियो, 7 सेट हल कराना है, अभी ये चौथा सेट चल रहा है, 5, 6, 2-3 सेट और हल कराऊंगा, उसके बाद से वीडियो कहीं बंद होगी। फिर देखिए वाराणसी टपक गया, तो वाराणसी को भैया पढ़ ही लीजिए, पूरा पूरा वाराणसी याद कर लीजिए। इसका मैं हिंदी अनुवाद बता दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड होगा कि सर आप हिंदी अनुवाद इसका बता ही दीजिए कि हम लोग भी क्या करें, तैयार कर लें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपका क्या है। आपका दिया है कि वाराणसी, ठीक है, वाराणसी पाठ से इसका संदर्भ मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसका संदर्भ मैं अब नहीं बताऊंगा। संदर्भ आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, या फिर कई सारे बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, कहाँ से शुरू है, तो दिया है आप लोग का वाराणसी प्राचीना काला देव गेहे गेहे विद्याया। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट हिंदी बोलता हूँ, मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं आपको हिंदी बोलता हूँ इसका। तो इसका हिंदी हो जाएगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। ठीक है, यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं और भारतीय ही नहीं अपितु विदेश भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं, विदेशी भी आते हैं और निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय मंदिर भी है और संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान तथा नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ये आपका इसका था, मैंने आगे तक बता दिया, यहीं तक था लेकिन मैंने आगे तक बता दिया ताकि आप लोगों को आराम रहे। अथवा करके दिया तो इसको आप लोग कर लेंगे।
एक ही मेरे को बताना था। फिर दिया संस्कृत में हिंदी अनुवाद कीजिए, जैसे सार्थो प्रस्तव की मित्रम, जो घर पे रहता है उसकी मित्र कौन है, और किसी मित्र सॉरी सार्थव मतलब जो बाहर में रहता है, जो परदेसी होता है उसका मित्र कौन होता है, जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन है, आतुर से चौका मित्रम, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान है जी। आपके जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लेगा, जीवन सूत्राणी इसको आप लोग याद कर लेंगे। और फिर यहाँ पे दिया है कि बंधनम वर्णम वोपी जायो वापी पराजय उभयत्रम समो वीर वीर भवो ही वीरता। ठीक है, ये आपका यहाँ से संस्कृत पद्यांश भी खत्म होता है। जितना मैंने बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार ये तो आप लोग दिमाग खा जाएगा आपका है अपठित मतलब कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी आपके जिले में लगता है वो आप याद कर लेंगे, लाइन्स में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। फिर जैसे ही आप आगे आएंगे 26 प्रश्न पे, तो यहाँ पे फिर आपका जीवन परिचय आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुराण बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, किसी एक का लिखना है और उसके बाद से उसकी रचना लिख देनी है। 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देखिए किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और रचना लिखिए। महाकवि सूरदास का लिखिए, बिहारी लाल का लिखिए, मैथिली शरण गुप्त का लिखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखिए, किसी का भी लिखिए और आपकी जो इसकी इच्छा करें। फिर देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। फिर आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने के लिए अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा में अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये पेपर खत्म होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे संस्कृत में आपको उत्तर देना है। जैसे चंद्रशेखर को आसित, चंद्रशेखर कौन थे, तो चंद्रशेखर एक वीर आसित, यहाँ पे को हटा के वीर लिख देंगे। वीर केन पूज्य, तो वीर वीरण पूज्य, इसको केन को हटा के वीरण लिख देंगे, यानी प्रश्नवाचक शब्द को हटाना है और वहाँ पे आपको बस एक लाइन एक शब्द को उत्तर भरना है और फिर लिख देना है। बस 2 का बताना था तो अब मैंने 2 का बता दिया। फिर पूछा कि वाराणसी नगरी कस्या नद्याकुले स्थित है, वाराणसी नदी किस नदी किनारे है, तो वाराणसी नगरी गंगा नद्याकुले स्थित। ठीक है, इसे आप लोग 2 का उत्तर देना है, आप लोगों को 3 का नहीं देना है, केवल 2 का। अब यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। कोई जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा, सांप्रदायिकता और जीवन कंप्यूटर का महत्व। ठीक है, इतना आप लोग का क्लियर हो गया और ये आप लोग का चौथा सेट भी मैंने फाइनली पूरा कर दिया 801 एचओ कोड का। ठीक है, तो आपके 4 सेट हो गए। अब आप आ जाइए 5वें सेट पे। तो 5वां सेट आप लोग का कौन सा है, 5वां सेट है आप लोग का 801D। ठीक है, और फिर से देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए उन बच्चों के लिए भी जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। कोई भी सेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है और 7 सेट में पहली बार यूट्यूब पे करा रहा हूँ ऐसा। आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिए, कोई भी मर्च वीडियो आपको नहीं मिलेगी जो 7 सेट। बहुत सारे लोग अलग अलग 12, 13, 14, 15 वीडियो बता रहे हैं, लेकिन मैं 7 ही वीडियो में पेपर बनाया हूँ, लेकिन एक ही बनाया हूँ। इसको आप लोग देख लीजिए, 801D कोड का है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के। तो भारतेंदु युग क्या है आपका, बिल्कुल राइट है, भारतेंदु युग। गुनाहों के देवता का रचना, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो उपन्यास विधा की। गुनाहों का देवता उपन्यास, गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं। ठीक है, कौन है, तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर कलम का सिपाही की विधा है, जो कलम का सिपाही है उसकी क्या विधा है, क्या संस्मरण है, जीवनी है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है, तो जीवनी है, क्या है, जीवनी। फिर है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं, क्या धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, डॉक्टर राजेंद्र यादव। तो लहरों के राजहंस कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो मोहन राकेश के द्वारा। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या है, कवि हैं, उपन्यासकार है, आलोचक है, नाटककार हैं। तो बहुत प्रमुख आलोचक हैं भैया, बहुत प्रमुख आलोचक। आलोचक मतलब कि जो एक दूसरे की कमी निकाले, आलोचना करे, उसकी कमियों को देखे, उसको सुधार करने के लिए कहे, वो आलोचक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि आकाशदीप कहानी के लेखक है। आकाशदीप के लेखक कौन है, तो आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, आकाशदीप, तितली, कंकाल, लहर, झरना, आंसू, कमायनी सब जयशंकर प्रसाद की है, सब की सब जयशंकर प्रसाद की है। इसको आप लोग याद करेंगे। अब है कि मैला अंचल के रचनाकार हैं, मोहन राकेश हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो मैला अंचल के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। अब आगे बढ़ते हैं। केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं, क्या रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, रीति मुक्त के हैं, प्रयोगवादी के हैं। तो केशव दास किस काव्यधारा के हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 10वां है कि रामचंद्रिका किस कवि की रचना है, क्या केशव दास की, बिहारी लाल की, धनानंद की, भूषण की। तो रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। किसकी रचना है, केशव दास की। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, सभी नल्लों को पता होगा,
सभी दोस्तों को पता होगा, सभी लोगों को पता होगा, सभी नल्लों को पता होगा। अब है आगे है 12वां कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो, देखिए अब जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो हजारों बार मैं बता चुका हूँ। जब भी जनु जानो मनु मानो आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होता है, उत्प्रेक्षा आँख मूंद के उत्प्रेक्षा कर दीजिएगा। रूला छंद में कुल कितने चढ़ होते हैं? 3 2 4 5, 3 2 4 5 तो 4 होते हैं। रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं, ठीक है। फिर अधिग्रहण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो अधिग्रहण में अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अधि का, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए गंगा शब्द का परिवाची शब्द है, तो गंगा सरिता है, गंगा का सरिता होता है, ठीक है। तिरंगा शब्द में कौन सा? तो तिरंगा, चौराहा, पंचानन, चतुरानन, इसमें द्विगु समास होता है। जब भी 1 2 3 4, जैसे त्रिवेणी आ गया, त्रिवेणी का मतलब 3, चौराहों का मतलब 4, जब भी आपका मतलब कि कोई संख्यावाची आए वहाँ पे द्विगु समास होता है। फिर प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है क्या? प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमोद है, प्रमाद है, तो प्रमोद आपका बिल्कुल सही है। फिर बोला है कि जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। कैसा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है, ठीक है, मिश्रित वाक्य है। अब आपका यहाँ पे दिया है कि वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं? क्या वाच्य प्रयोग के 4 भेद हैं, 6 भेद हैं, 3 भेद हैं, 7 भेद हैं? तो वाच्य प्रयोग के आपके 3 भेद हैं, ठीक है। और लगातार मैंने आपका 1 घंटे 10 मिनट हो गए, लगातार 1 घंटे 10 मिनट हो गए आपके। और इसके बाद से मैं लास्ट सेट कराऊंगा, लास्ट कर सकते हैं आप, या फिर अभी 2 सेट और बचा है, यानी 7 सेट कराने हैं तो 2 सेट अभी और बचा है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद से कुछ बच ही नहीं जाएगा आपके हिंदी में, जो आपके एग्जाम में जो इसमें इसी में से पक्का इसी में से आने वाला, इससे बाहर अगर जो आ जाए तो फिर आप कहिएगा। आप लोग आगे कमेंट करेंगे 24 फरवरी के बाद कि सर जो आपने बताया था बिल्कुल सेम वही आया है, सेम वही आया है, सेम वही आया है। अगली साल भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सारे बच्चे देख कर गए थे, और इस बार तो 2-2.5 लाख बच्चे हैं जो मेरे शॉर्ट वीडियो को देखकर मेरे हिंदी का पेपर देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे फिर वही घिसी पिटी मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक सेट में बता चुका हूँ, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। फिर अथम करके दिया है कि अहिंसा का दूसरा नाम है, दूसरा रूप त्याग हिंसा, वही वाली भारतीय संस्कृति है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी हटाइए। फिर आगे आ गया तुलनीय इसके प्रताप, इसको मैंने अगले सेट में करा दिया है, क्योंकि कई सेटों में प्रश्न घूमते रहते हैं, ऐसे ही प्रश्न घूमते रहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो उधो में विसत नाई सूरदास का है, मैंने भी आपको भी बता दिया कि जो सूरदास का है और कौन लिखे हैं, और सूरदास जी लिखे हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, किस समय का वर्णन है? तो वसंत ऋतु का वर्णन है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो पद नामक पाठ से लिया गया है, सूरदास जी इसको लिखे हैं। ये भी आपका मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ठीक है। अब इसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक नया आ गया, अभी जितने सेट मैंने कराए उसमें से हट के आ गया, लेकिन वाराणसी से ही है लेकिन ये हट के आ गया। तो चलिए इसका भी भैया मैं आप लोग करा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप ऐसे ही स्किप कर रहे हैं, तो स्किप नहीं करेंगे। यहाँ से आपको मैं बता दे रहा हूँ, दिया है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, ठीक है। इसका हिंदी लिखिए कि यह जो नगरी है वो विविध धर्मों का संगम स्थल है। क्या है? विभिन्न धर्मों का संगम स्थली है। और महात्मा बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, शंकराचार्य हैं, कबीर और गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया है। देखिए आप देखिए महात्मा नाम अत्रागत महात्माओं ने आकर अपने विचारों क्या किया है, प्रसारित किया है या फिर फैलाया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख दिया होगा। फिर देखिए केवल दर्शन और धर्म साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगर तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में पसंद की जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे दिया है, पूरा मैंने आपको बता दिया कितना है आप लोगों का, ठीक है। तो ये नया था, मैंने नया का हिंदी बता दिया, आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे है देखिए ऐसा करमवीड़ा, देखिए मैंने कहा था कि बस आप वाराणसी तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये नहीं भी खत्म। आगे है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे किस्विद गुरुतरम भूमि किस्विद दुचत्र खाता, भूमि से भारी कौन है? तो जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनुवाद संस्कृत के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब पूछा है किस्विद गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी कौन है? आकाश से ऊंचा कौन है? और किस्विद शीघ्रतम बता दो, और वायु से शीघ्र कौन है? और तिनके से तेज कौन है? तो माता गुरुतरा भूमि, माता भूमि से भारी है, पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तेज है, और तिनका मतलब कि मन वायु से शीघ्र है, और तिनका क्या है?
चिंता से भी तेज है। ये आपको मैंने बता दिया है, फिर से मैंने बता दिया। फिर आगे दिया देखिए अथवा करके, तो अथवा आप छोड़ देंगे, कोई एक ही करना रहता है आपको। फिर अपने पठित कार्य के आधार पर कोई खंड काव्य के आधार पर जो भी आपके जिले में लगता हो, जो भी मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर जो भी आपके जिले में लगता हो वो आप करेंगे। फिर दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, किसी का एक जीवन परिचय लिखिए। 3 नंबर का, 2 नंबर का आपकी रचना, 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है, कोई एक करनी है आप लोगों को। अब दिया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, किसी एक का ही आपको लिखना है। ठीक है, अथवाम करके दिया कि एक श्लोक लिखिए जो आपका अनिवार्य है, श्लोक आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर दिया है कि पूर्व राजा को आसित वीर केन पूजित कुट मरणम मंगलम भवती चंद्रशेखर को आसित। मैंने अभी कराया है, अभी अगले सेट में कराया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर करा नहीं रहे हैं, तो क्योंकि अगले सेट में करा दिया हूँ तो अब मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं है हम लोग के पास एक ही चीज़ को बार बार बोलते बोलते। निबंध लिखिए, किसी एक प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, उपसंहार लास्ट में डाल देंगे और बीच में जो आपको अपने हिसाब से हेडिंग बना लेंगे, जो आपको आता हो, जो आपको समझ में आता हो, जैसे आता हो। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता पहले आपका हेडिंग प्रस्तावना रहेगा और लिख देंगे जनसंख्या वृद्धि पे, चाहे बेरोजगारी पे, ठीक है, चाहे विज्ञान पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और शहर की सफाई हेतु मुख्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपका ये भी सेट समाप्त होता है। अब आपका आता है छठा सेट। आपके 5 सेट समाप्त हो गए, अब आपका आ गया यहाँ पे छठा सेट। और देखिए इसका मैं बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा और लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा कैसा कैसा आया है। ठीक है, ये आपका है छठा सेट। तो यहाँ से भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। 801 डीजी कोड का एक वायरल पेपर है, आप बोल सकते हैं। यूपी बोर्ड 2025 24 फरवरी 8:45 पे जब आप पेपर देने बैठेंगे तो यही पेपर आप लोगों को याद करने को मिलेगा, यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही पेपर बिल्कुल आएगा, बिल्कुल इसी में से प्रश्न आएगा। मैं आप खुल कर रहा हूँ। ठीक है, खुल करने का मतलब कि PYQ है पूरे 7 सेट के और मैंने सब हल करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तितली कृति की विधा है तो उपन्यास है। तितली कृति की विधा क्या है, तो उपन्यास है। ठीक है, अब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो किसके हैं, तो गादी के देन के हैं। साहित्य और कला रचना किसकी है, तो पद्मलाल पुरालाल बख्शी की है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, तो चतुर्थेन शास्त्री हैं कि धर्मवीर भारती हैं, तो धर्मवीर भारती हैं। रीतिकालीन कवि है तो पद्माकर हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं तो महाकवि भूषण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया कि तारसप्तक के संपादक कौन है, तो मैंने अभी बताया कि अज्ञेय जी हैं। सुमित्रानंद पंत की रचना है कौन सी है, युगवाड़ी, तो युगवाड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है तो संस्मरण विधा की रचना है संस्मरण। ठीक है, अब यहाँ पे दिया कि करुड़ रस का स्थायी भाव है तो क्या है, शोक है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा की उत्प्रेक्षा है, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपर के पत्ते के समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो उपमा अलंकार होगा। क्या होगा, यहाँ उपमेय में उपमान की तुलना मतलब की संभावना की जाती है, यहाँ पे उपमा होता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिन करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में छंद है कौन सा है, तो इसमें कौन सा छंद है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अनुचर शब्द का प्रयुक्त हुआ है किसमें, अनु में। ठीक है, अनुचर शब्द में किसका उपसर्ग का प्रयुक्त होता है, तो अनु उपसर्ग का, अनु उपसर्ग का। प्रत्येक प्रकार होते हैं 2, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वेद पुराण में समास है तो द्वंद है क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है तो प्रमोद 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 है। क्या है, प्रमोद आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग आपका आ गया यहाँ पे इत्यादि शब्द में संधि है तो इत्यादि शब्द में इको यड़ चीज का सूत्र होता है, इसमें यड़ संधि है। फिर फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है तो कौन है, द्विवचन की, यहाँ पे एक वचन तृतीया विभक्ति है आप लोगों का। ठीक है, अपठम धातु का वचन एवं रूप है तो एक वचन उत्तम पुरुष। ठीक, हालांकि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को डायरेक्ट आ सकता है, कोई सही नहीं है। ठीक है, आप अथम करके दिया मित्रता, ये आप लोग जानते ही हैं। अजंता है आपको भारत मतलब आपके मित्रता पाठ से लिया गया, अथम करके दिया है। कोई एक ही करना है तो मित्रता वाला मैंने आपको बता दिया है, कई बार बताया हूँ, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे दिया है निर्गुण कौन देश को वासी, वही सेम आ गया। फिर अथवा चीटी नामक पाठ से दिया है। फिर वाराणसी सुविख्याता परिचय नगरी भवती, ये आप लोग को पता ही है, मैंने अभी जस्ट बताया अगली सेट में। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सरकी परिणाम अपदु दुर्गामी च साक्षर न पंडित। फिर धनाम की स्वीदम धनाम स्यात किमुतम। ठीक है, इसमें से कोई एक ही करना है आप लोगों को, 2 में से कोई एक आप कर देंगे। फिर अपने जीवन खंडकाव्य, वही सेम खंडकाव्य वाली घिसी पिटी कहानी। फिर आगे बढ़ेंगे तो किसी एक का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, भगवत स्वरूप उपाध्याय का, किसी का भी एक लिखिए और निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख कीजिए। क्या कीजिए, नाम उल्लेख कीजिए। तुलसीदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, रामनाथ त्रिपाठी हो गए, किसी एक का लिखिए। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो और निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कोई भी आप दे सकते हैं। फिर आपको निबंध लिखना है 9 नंबर पे।
विज्ञान अभिशाप एवं वरदान पे। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये लास्ट सेट था, मैंने पूरा 6 सेट हल करा दिया। अब आपका एक सेट पेपर बचता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि जिस दिन 24 फरवरी को आपका पेपर है उस दिन 3 बजे एक वीडियो जाएगी, 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे सुबह में, ठीक है। तो 3 साढ़े 3 बजे सुबह में वीडियो जाएगी। जितने बच्चे जगे होंगे, जितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर वही है, 3:30 बजे वाला। और 3:30 बजे वाला पेपर आप देख कर चले जाते हैं तो आपकी जो आंखें हैं फटी की फटी रह जाएंगी पेपर में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग एंड तक हैं वो लोग लाभ उठाइए और लास्ट में आप लोग जरूर जाकर 3:30 पर, कब, 24 फरवरी के दिन 3:30 पर भोर में वो वीडियो चलेगी। उस वीडियो को आप लोग देखकर आराम से पेपर देने जाइएगा। अदरवाइज में अब आपको कोई भी वीडियोज़ नहीं देखने की जरूरत है। मैं नहीं कहूँगा कि जाइए हिंदी का बहुत सारा पेपर देखिए, मेरे चैनल का कोई भी वीडियो मत देखिए। जितना मैंने कराया है इसमें वो सब देख लीजिएगा जो आप, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहीं भी देखेंगे तो यही पेपर पाएंगे जो मैंने आपको कराया है। अब आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस 3:30 बजे उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत मैंने की, 7 सेट लगभग हल करा दिए। जैसे 6 सेट मैं हल करा दिया हूँ, 1 सेट बाकी आप लोगों का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लगातार आप लोगों से, लगातार देखिए, लगातार यहाँ पे मैंने आप लोगों के DE DF सब कोड हल करा दिए। जितने भी आपके बन सकते थे मैंने सब हल करा दिए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है वीडियो को लाइक करने की, वीडियो को शेयर करने की, वीडियो को देखने की और अपने दोस्तों को बताने की कि इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पेपर तक मैं आपका साथ दूंगा, साइंस का हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपके लिए तत्पर खड़ा रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। महामैराथन कैसी लगी, कैसा लगा 7 सेट का सोल्यूशन और कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे बताने का तरीका। कुछ कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। लगातार 1 घंटा 19 मिनट, हालांकि मैं सोचा था कि 2-3 घंटे में कराऊंगा, लेकिन सेम प्रश्न आने लगे हैं तो इसी वजह से मैं रुक गया हूँ। क्योंकि देखा बिल्कुल सेम वही प्रश्न आने लगे हैं तो उसको बार बार बताने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने पूरा नहीं कराया। 1 घंटा 20 मिनट का मैंने समय लिया है। 2 घंटे भी आपके समय नहीं गए हैं तो वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। 1 घंटे की वीडियो आप वैसे भी देख लेते हैं तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल है साइंस की पढ़ाई, जाकर कमेंट बॉक्स में उसको है, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए, उसको भी वॉच कर लीजिए, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे धमाकेदार चीज़ें उस पर PDF वगैरह सब मिलने वाली हैं पेपर के समय आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग से मिलते हैं और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, ठीक है। 24 फरवरी के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की, आपके उज्जवल नंबर की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं साइंस की पढ़ाई चैनल से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।